हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप सभी को पता है फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो इस सीरीज को स्टूडेंट जरूर देखना, क्योंकि इस सीरीज में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करा रहा हूं। एक बात और स्टूडेंट, देखो हमने न्यू वीडियो शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको न्यू वीडियो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वीडियो मिलेंगी। सुबह 6 बजे हिंदी मिलेगी, सुबह 7:15 बजे आपको केमिस्ट्री, 8:30 बजे फिजिक्स, 10:15 बजे इंग्लिश और 6 बजे बायोलॉजी और शाम को 8:15 बजे मैथ्स की क्लास। तो इस टाइप से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलने वाली हैं, और जो एक्स्ट्रा वीडियोस रहा करेंगे वो भी हम आपको बता दिया करेंगे। टेंशन मत लो, हमारे साथ तैयारी करो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयरिंग कर सकते हो। एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए है, देखो कल संडे था और हमने आप सभी के लिए एक ऑफर निकाला था कि आप हमारा जो टारगेट 90+ बैच है उसे 549 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आए थे, व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे कि सर प्लीज इस ऑफर को एक दिन बढ़ा दो, क्योंकि आज लॉकडाउन है और संडे भी है तो बैंक का हॉलीडे और उधर दुकान भी नहीं खुल रही है। तो इसमें देखो आप जैसा बोलोगे वैसा ही किया जाएगा। उस ऑफर को हमने आज के लिए एक्सटेंड कर दिया, मतलब आज मंडे है तो आज भी 549 रुपये में आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करें। आप ऐप में जाके देख सकते हो, हमने सभी सेक्शंस बना दिए हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डेमो नोट्स दे रखे हैं, उनको देखकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज ये पार्ट 3 है, एक पार्ट आपको और देखने को मिलेगा इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट का ही। ठीक है, 2 लेसन आपको मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ, आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। तो स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग का एक और नाम होता है अपवाह वेग, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें अनुगमन वेग की परिभाषा बतानी है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, या एक और नाम आप सभी के लिए मैं लिख देता हूँ, आप सभी याद कर लेना, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, अपवाह वेग। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट है क्या ये? तो देखो जब कोई चालक तार है, अगर मैं इसी को कोई चालक तार मान लूं, अगर हमने इस चालक तार के सिरों के बीच कोई बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ने का मतलब क्या कि या तो हमने विभवांतर लगा दिया फिर वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो जब किसी चालक तार के सिरों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अगर हमने वैद्युत क्षेत्र इधर लगाया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। मैं एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं जिससे आप सभी को क्लियर हो जाए। ये हम कोई बना लेते हैं चालक तार, ये क्या हमारा कोई चालक तार है, और इस चालक तार के सिरों के बीच स्टूडेंट हमने कोई लगा दी बैटरी। ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है, आप सभी जानते हो। तो जब हम, अब देखो धारा की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा और धारा हमारे ऐसी प्रवाहित हो रही है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और आपको मैंने अभी बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि अगर कोई चालक तार है तो उसमें धनायन और ऋणायन दोनों होंगे। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। सूक्ष्म बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती है, वीडी का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। कितना? लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? बात आती है डेफिनेशन की, तो यहां लिखोगे जब किसी चालक तार के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, आप सभी को दिखाई दे रहा है ई, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र इधर साइड है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर गति कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
एक सूक्ष्म नियत वेग से, एक सूक्ष्म लेकिन नियत है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू ये, एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। कहते हैं या कहा जाता है, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू भी लिखना चाहते हो तो बहुत कम है, वीडी लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो पहला हमसे यही पूछा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं। तो कुछ नहीं है, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के सिरों के बीच जब हम कोई बैटरी लगा देंगे तो चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, रटना नहीं समझना है, वैद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर ही गति कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग, इसकी वैल्यू भी आप याद कर लेना, लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस वेग को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे स्टूडेंट रिपीटेड है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लिखा है। अगर आप इतने भी तैयार कर ले तो भी आपको सभी क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और देखो वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक किया करो, ना कि डिसलाइक, ठीक है ना। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, तो इतना तो खरीद सकते हो, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है इसमें। अनियमित वेग और जो हमारा अनुगमन वेग है, इसमें आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। अनियमित वेग किसे कहते हैं और अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। देखो दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर होता है और वो अंतर मैं आपको बताने वाला हूं। समझो कैसे। पहले तो आप यहां लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 2। अब मैं यहां पर देखो 2 पैरा से बना देता हूं, समझने के लिए आपको इतना ही काफी है। इधर लिख दिया मैंने अनियमित वेग और इधर लिख दिया मैंने अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब समझना स्टूडेंट, देखो जो अनियमित वेग होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड और अपवाह वेग की वैल्यू आप सभी जानते हो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। अगर किसी चालक में धारा के लिए कोई सा वेग उत्तरदायी है तो वो होता है अपवाह वेग, ना कि अनियमित वेग। अब मैं दोनों में अंतर बता दूं। तो कुछ स्टूडेंट, आप अगर कोई बंद बर्तन है उसमें कोई गैस रखी हुई है तो वो गैस किसी भी दिशा में गति कर सकती है। वही हालत होती है स्टूडेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की किसी चालक के अंदर। अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक तार हमने इस प्रकार से ले लिया तो आप सभी जानते हो कि चालक तार में धनायंश होते हैं। क्या होते हैं? जगह जगह पर धनायंश होते हैं। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनियमित वेग से किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे अगर कोई बंद बर्तन है उसमें हमने गैस को छोड़ दिया तो जो गैस के अणु हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। वही हाल होता है यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का इन धनायनों के बीच। ये इस चालक तार में कहीं पर भी जा सकते हैं, जिधर जाना चाहें उधर जा सकते हैं। और इस वेग की वैल्यू भी आप सभी रखोगे याद, कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड। और ये वेग कैसा है स्टूडेंट? अनियमित वेग है। नियमित नहीं है कि वैल्यू आपकी इतनी फिक्स रहने वाली है, अनियमित वेग है, किधर भी जा सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मैं बात करूं अपवाह वेग की, देखो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हमने इसके बीच कोई बैटरी लगा दी, आप सभी जानते हो, तो चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। सूक्ष्म है, बहुत कम है, नियत है लेकिन कांस्टेंट है। कितना होता है? लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी भी चालक तार में धारा के लिए कोई सा वेग उत्तरदायी है तो वो अपवाह वेग होता है। अनियमित वेग क्या है स्टूडेंट? कोई चालक तार है, ये किसी बंद बर्तन में भरी गैस के समान कार्य करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालक के अंदर जो धनायंश हैं उनके बीच किसी भी दिशा में कहीं पर भी कैसी भी गति कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर किसी चालक तार में धारा के लिए उत्तरदायी है तो वो होता है स्टूडेंट आपका अपवाह वेग, जिसकी वैल्यू भी आप सभी को याद रखनी है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो दैट्स अ डिफरेंस इन बिटवीन रेगुलर वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इतना तो समझ ही सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर
धारा, अगर कोई चालक तार है उसमें धारा के लिए, धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए कोई उत्तरदायी है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। लेकिन जो अनियमित वेग है वो किसी बंद बर्तन में भरी गैस के समान कार्य करता है। जैसे बंद बर्तन में गैस भरी हुई है, उसमें जो अणु है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी चालक तार में धनायंस होते हैं, उन धनायनों के बीच वो कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, अनियमित वेग से गति करते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो ये आप सभी लिख लेना, आप इतना तो लिख ही सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने समझाया आपको वैसे ही लिख लेना है। तो कुछ चीज़ें समझना सीखो, क्योंकि फिजिक्स बहुत ईजी है, इसको ईजी बना देंगे। अगर आपको टफ लगती है, टेंशन ना लो, एक दिन वो आएगा कि आप सभी को फिजिक्स से भी लव हो जाएगा, इतना तो करा ही देंगे आप सभी के लिए, ठीक है। और चैप्टर की टेंशन क्यों लेते हो यार, देखो ये सीरीज भी जरूरी है, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए, तो आप इस तरीके से भी तैयारी करते हो, सिलेबस सही चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी। देखो मैं 9-10 साल से एक्सपीरियंस टीचर हूँ, कोई आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता आपका सिलेबस कैसे खत्म कराना, कब खत्म होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। पेशेंस रखो, सब्र रखो। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे होते तो वहाँ के टीचर के एक दिन में आपको कोर्स करा देते, नहीं कराते ना, तो यहाँ पर भी सेम होने वाला है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध लिखना। देखो स्टूडेंट, जब भी रिलेशन की बात आए हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में अगर हम रिलेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये रिलेशन होती है I बराबर NEA/VD। और अगर आपसे कोई भी रिलेशन पूछी जाती है किन्हीं भी दो राशियों के बीच, तो स्टूडेंट आप वहां पर वैल्यू जरूर बता के आना। जहां I क्या है स्टूडेंट, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ये स्मॉल n। ई आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आगे है ए तो आप सभी जानते हो, जो हमने चालकता ले रखा है उसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है ये, ठीक है। और वीडी आप सभी जानते हो अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको रिलेशन लिख के आना पड़ेगा, तब जाके अगर 1 नंबर का सवाल है ना तो आपको 1 नंबर मिल पाएगा। और आप सोच रहे हो आपने इतना लिख दिया पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। यही रीजन होता है कि आपको कभी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। अगर आप हर चीज लिखोगे, एक और रिलेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ए को आप आई के नीचे लेके चले आओ, I/A बराबर NEVD। और आप सभी जानते हो I/A क्या होता है, समझदार हो नहीं हो ना, तो बताओ जल्दी से क्या होता है, नहीं पता है ना, चलो मैं बता देता हूँ। I/A होता है J धारा घनत्व, तो एक रिलेशन बन जाता है J बराबर NEVD। तो आपसे ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताओ, तो यहाँ पर वही चीज़ लिख दोगे, बस एक अंतर आ जाएगा, J का मान आपको बताना है कि J हमारा यहाँ पर क्या है, धारा घनत्व है। क्लियर है ना, बहुत ईजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। अगर वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाएगा तो आप सभी को ये बताना है I बराबर NEA/VD। I है वैद्युत धारा, N है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसकी वैल्यू भी आप सभी को याद रखनी है, A है क्षेत्रफल, जो भी हमने चालकता ले रखा उसका क्षेत्रफल, VD है अनुगमन वेग। और अगर वैद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछेगा तो आप ये बता के आओगे। क्लियर है ना, वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो लाइक कर दो। लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, फिर भी एक लाइक नहीं कर सकते हो। चलो 14 क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं ये आप सभी को बताना है। तो डेफिनेशंस तो आप सभी को याद होगी, इससे आपका रिविजन भी हो रहा है, पता है, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपको जो पढ़ाया गया है ना उसका रिवीजन भी होता है यार, ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब डेफिनेशन कैसे बनाओगे यार, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रटना नहीं है, समझना है केवल। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ। तो कोई चालक है किसी चालक के पदार्थ के, क्योंकि पदार्थ का गुण होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बट्टे में लिखा हुआ है तो इसको मैं व्युत्क्रम बोलूंगा, रेसिप्रोकल बोलूंगा। तो किसी चालक के पदार्थ कैसे बोल सकते हो, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बट्टे में लिखा हुआ व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लिख दो यार, सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी चालक के
पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है सिग्मा से, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आप सभी को और बता दूं स्टूडेंट, देखो आपको अगर इसका मात्रक भी याद नहीं करना है, क्यों नहीं याद करना है पूछो, तो देखो एक चीज और बता दूं, चलो मैं यहाँ पर 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखो रो बराबर स्टूडेंट मैंने आप सभी को बताया था E/J, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रो की जगह यही वैल्यू उठा के रखूंगा, क्योंकि ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा पूछा था 1/E/J, तो J आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये J/E सिग्मा बराबर, ठीक है। आप सभी को ये वाला सूत्र भी याद रखना, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। अगर मैं निकालूँ J बराबर तो E सिग्मा के मल्टीपल में चला जाए, क्योंकि बट्टे में है, तो आप इसको क्या लिखोगे J बराबर सिग्मा इंटू E। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा था स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि धारा घनत्व और विशेष चालकता में संबंध बताइए, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर जरूर लिख के आओगे। तो धारा घनत्व बराबर विशेष चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र लिख दोगे ना। दूसरा, आपको इसका यूनिट भी तैयार मतलब रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है, देखो रो का मात्रक आप सभी को याद हो गया होगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो अब ये बट्टे में है तो 1/ओम मीटर लिख दोगे, तो ये भी मात्रक सही माना जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओम मीटर की होल पावर -1, यही तो लिखोगे। तो आपको इसका मात्रक भी रटना नहीं है, आपको ये वाला सूत्र भी याद रख लेना है, और आपको इसकी परिभाषा भी याद कर लेनी है, जो कि मैंने इसी से बना दी है कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया। अब आप सभी जानते हो रो बराबर मैंने आपको E/J पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पर रो की जगह E/J को लगा दिया, तो J हमारा ऊपर पहुंच गया, तो सिग्मा बराबर J/E हो गया। तो J बराबर क्या रिलेशन बना, सिग्मा इंटू E। J बराबर क्या रिलेशन बना, सिग्मा इंटू E। तो यहाँ पर क्या है, धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र। यूनिट की बात करें तो आप सभी को याद रखना है ओम मीटर की पावर होल -1। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पढ़ लो, 5वां क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। देखो कोई फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप कैसे बनाओगे, सब कुछ यार बनाना सीखो, कब तक रटोगे, अब तक रटते ही आ रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। 5वां क्वेश्चन चल रहा हमारा अब, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो मैं स्टूडेंट, आप सभी ने अगर गलती से पढ़ा हो, क्योंकि आप सभी चीज़ें गलती से ही करते हो, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था R बराबर रो इंटू L/A। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा है तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा, इतना जानता हूँ। अब इसको तो इससे कैसे डेफिनेशन बनाओगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि L बराबर 1 मीटर एवं A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अगर आपसे परिभाषा पूछे जाए तो आपको यही लिख के आना है, ओरिजिनल डेफिनेशन है, ठीक है। L बराबर 1 मीटर कर दिया हमने, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो R बराबर क्या हो गया, रो। R बराबर क्या हो गया, रो। अतः किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अभी समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर, चलो यहाँ सिंपल कर दे रहा हूँ, क्षेत्रफल, ठीक है ना। अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, साइड की जो काट होती है ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है,
और राइटिंग तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, थोड़ा फास्ट लिखता हूँ यार। अगर मैं धीमे धीमे लिखूंगा, सजा के लिखूंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। समझ तो जाओगे बट समझ वो नहीं आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, टाइम जाएगा ज़्यादा। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है रो, वो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर इसके क्षेत्रफल वाले, जो हमने चालक तार ले रखा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्टूडेंट हमने कितनी मानी 1 मीटर, इसका जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का इसका वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी होगा। तो मैंने यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखा है कि किसी चालक के पदार्थ का, ये पदार्थ का गुण, इसका मतलब जान लो, जैसे लोहा है एक अलग पदार्थ है, तांबा है एक अलग पदार्थ है, एल्यूमिनियम एक अलग पदार्थ है तो सभी चालक, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए बने हुए हैं, तो सभी के लिए रो का मान डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक होगा, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है विशिष्ट प्रतिरोध, ना कि चालकों का गुण। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गई ना? किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर मैं इसका यूनिट आपसे पूछूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यार यूनिट के लिए आपको रटना नहीं है, समझना है केवल। मात्रक और हमने विमा पूछी है, तो मात्रक बराबर आर, देखो रो बराबर निकालना है तो मैं इसी को चेंज कर दूंगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, मतलब ए आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। इसी से आप इसका पूरा यूनिट बना सकते हो। तो रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक क्या होता है ओम, ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या यूनिट रहेगा इसका ओम मीटर। और इसकी विमा आप सभी को निकाल के मुझे बतानी है। विमा बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हो। देखो या तो आप यूनिट से निकाल लो, ओम को चेंज करोगे वोल्ट पर एम्पियर में, फिर वोल्ट को चेंज करोगे जूल प्रति कूलम में। अगर आपको ओम की विमा पता है तो ओम की विमा लगा दो यहाँ पर। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध की विमा पता है? नहीं पता ना, निकाल लेना। पता है तो यहाँ लिख देना। मीटर की आप सभी जानते हो, तो इसको आप खुद करोगे, मुझे करके जरूर बताओगे, मुझे पता पड़ना चाहिए आप सभी कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो 5वां क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बता दिया विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक और विमा आप सभी निकाल के बता ही दोगे। इतने तो समझदार हो ही गए हो यार अब तो। 6वां क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आराम से बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगी, टेंशन मत लो। पढ़ो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अनओमीय प्रतिरोध या अनओमीय परिपथ भी कह देते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ऐसे कौन से प्रतिरोध हैं या परिपथ हैं जो उनके नियम का पालन नहीं करते हैं? तो यहाँ लिखोगे ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, पूर्णतः पालन नहीं करते, कॉमा अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ कह लो, प्रतिरोध कह लो, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे टॉर्च के बल्ब का तंतु, टॉर्च का बल्ब होता है इसका तंतु, ठीक है ना, या बल्ब का तंतु लिख लो, या वैद्युत बल्ब का तंतु, यहाँ लिख दो, चलो वैद्युत बल्ब का तंतु। वैद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, तंतु वाला जानते हो, जहाँ से लाइट से आते, बचपन में छोटे छोटे बल्ब देखे थे जो पीले पीले जलते थे, उनमें जो बीच में तंतु होता है ना, वही। कोमा डायोड वाल्व, ये आप सभी ने नहीं देखा होगा। तो ये जो है स्टूडेंट, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये ओम के नियम का पालन क्यों नहीं करते मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम इनके लिए, चाहे वैद्युत बल्ब का तंतु है उसके लिए अगर वी और आई में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कभी हमें सीधा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भी परिपथ या प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। बट अगर मैं डायोड वाल्व के लिए खींचूंगा ना तो कुछ इस प्रकार से मैं वी और आई के बीच ग्राफ मिलेगा। तो क्या एक सीधी रेखा है? नहीं है। तो ऐसी परिपथ जो कभी भी या ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? अनओमीय परिपथ या अनओमीय प्रतिरोध। अब जैसे वैद्युत बल्ब है, उसका जो तंतु होता है उसके बीच हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, उसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, तो वी और आई के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये कभी भी हमें एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी।
ठीक है, तो ये हमें टीडी ही प्राप्त होगी, क्योंकि वी और आई का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होगा। किसके लिए? अनओमीय प्रतिरोधों के लिए। तो जितने भी अनओमीय प्रतिरोध होते हैं या अनओमीय परिपथ होते हैं वो कभी भी ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, इसी वजह से उनको अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। इसके अच्छे से एग्जाम्पल ये हैं, इनको तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से छठे क्वेश्चन का भी आंसर आप नोट आउट कर लो। और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता दें, ठीक है? आपको क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लेना, सस्पेंस में मत रहा करो बस, और वीडियो को डिसलाइक मत किया करो। चलो अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 कंप्लीट हो गए, 7वां देख लो अब तुम। ये कह रहा है इसमें, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण। तो अगर कोई चालक तार है और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसको प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो किस सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। आप सभी को ये वाला सूत्र याद रखना है। ताप वृद्धि के लिए सूत्र है, जहां आपका अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। और RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आप सभी को दे रखा होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल करवाए, इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। और T आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या है? ताप है। T क्या है यहाँ पर? ताप। ठीक है, तो अगर ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है तो हम इस सूत्र के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर कमी हो रही तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, बस और कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर नंबर 7 आपको क्लियर है। ठीक है, सॉल्यूशन के आंसर भी लिख सकते हो। अब देखो आंसर नंबर 8। पहले तो सवाल को पढ़ लो, क्या कह रहा है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो आप सभी जानते हो किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। तो यहां लिखोगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। क्लियर है? उसके बाद आगे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा के तुल्य है। तो यहां लिखोगे 1 किलोवाट घंटा। अब कैसे चेंज करोगे समझना, यहां से 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर लो। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट। और किलोवाट घंटा है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। तो यहां लिख दोगे 3600 सेकंड। अब आगे क्या करना है समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं। ये 1000 हो गया, ये 3600 हो गया। तो 3600 को मैं 3.6 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो 1 2 3 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो 3 पावर बढ़ जाएंगे। गुणा 1000 को भी क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3। इतने तो होशियार हो ना, हो रहा या नहीं हो? और इसको मैं लिखूंगा वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। क्लियर है? और आप सभी जानते हो यार, समझदार हो, W बराबर, देखो आप सभी ने क्या सूत्र पढ़ा है? P बराबर W/T पढ़ा है सभी ने। और W बराबर क्या सूत्र बनेगा? P इंटू टी। W का मात्रक क्या होता है? जूल। P का वाट, T का सेकेंड। तो आपको यहाँ पर क्या समझ आया कि वाट इंटू सेकेंड को जूल भी लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर वाट इंटू सेकेंड की जगह जूल लिख सकता हूँ। तो 3.6 गुणा 10 की पावर, दोनों पावर्स को जोड़ दो, ये आ गया हमारा 1 किलोवाट घंटा में स्टूडेंट आपके इतने जूल होते हैं। तो यहाँ लिख दोगे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो इनको आप तैयार कर लेना। 7 और 8 हमारे क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इनका। फिर आगे बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला है ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, या ओम का नियम लिखिए। तो इसको तो आप शायद जानते होंगे, फिर भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ओरल बताऊंगा। ठीक है, लिखा आप सभी लेना। देखो आंसर नंबर 9, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या लिखोगे? यदि किसी चालक की, लिखा दे रहा हूं आप सभी के लिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप,
भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, फिजिकल स्टेट जो होती हैं जैसे टेम्परेचर ना बदलें, और अगर उनमें कोई चेंज ना बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत धारा, ठीक है ना, स्टीम, कौन सी, इलेक्ट्रिकल नॉट स्टीम, प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। तो यहां लिखोगे आप V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आप सभी जानते हो कि विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारा वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। तो ओम के नियम में आप ये लिख के आओगे पूरा का पूरा कि अगर कोई चालक है और अगर उसकी फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित जो धारा का अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि अगर इस कंडीशन में हम I और V के बीच ग्राफ खींचें, ठीक है, VI के बीच ग्राफ खींचे तो वो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये इसी पर लागू होता है कि जितना हम उसमें देखो फॉर एग्जांपल समझना, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो या करके मैं आप क्या लिख सकता हूँ, V प्रोपोर्शनल I, कि अगर कोई चालक है उसमें जितना हम विभवांतर जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसमें उतना ही विभवांतर उत्पन्न होगा। तो V और I कैसे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर सभी को, ये हमारा ओम्स लॉ क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, होमवर्क है, मैं बस आपको हिंट देता हूं और आप सभी को ये करके बताना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना लास्ट क्वेश्चन का। सिंपल सा है, न्यूमेरिकल है, बस आप सभी से पूछा उसने क्या कि अगर 1 किलोवाट का कोई विद्युत बल्ब है, 1 किलोवाट का क्या है, विद्युत बल्ब, तो P आपको कितना दे रखा है, 1 किलोवाट। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। इसको आप वाट में चेंज कर लो, 1 × 10⁻³ वाट 1 मिनट में। टाइम कितना दे रखा है आपको, 1 मिनट, और आप इसको किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में, तो 60 सेकंड। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, W पूछा यार, इतना सिंपल सवाल, बताओ। P = W/T, W हमसे पूछा है तो W = P × T। सारी चीज बता दी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। आंसर कमेंट में जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखते हो या नहीं। तो स्टूडेंट ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इलेक्ट्रिक करंट से पूछे जा सकते हैं। अभी 10 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो का टारगेट है, इसको कम से कम नहीं तो 1000 या 1500 लाइक्स आने चाहिए। और जो बच्चे टारगेट 90+ बैच जुड़ने से वंचित रह गए सैटरडे और संडे में, वो आज भी हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हैं केवल 549 रुपये में। आज के लिए ऑफर है, आज के बाद आपको 599 या फिर उससे ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।